Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today I am going to describe the second point that is related to the importance of Kc, that is the extent of reaction. Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसका एक्सप्रेशन हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में फाइंड आउट किया था। हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए Kc की वैल्यू जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। और किसी रिएक्शन की एक्सटेंट को मालूम करना हो, एक्सटेंट के किस हद तक जो है वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, रिएक्टेंट्स ने आइदर कम्प्लीटली तौर पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाई है या नहीं बनाई, या रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी अभी वैसे की वैसी मौजूद है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो कम है। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किया था। रिएक्शन की डायरेक्शन को हमने किस तरह से प्रिडिक्ट किया था कि Kc की वैल्यू को हमने कंपेयर किया था विद रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू से, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और उससे हम Qc जो हमारे पास थी उसकी हमने वैल्यू डिराइव की थी, डैट वाज द रिएक्शन कोशेंट। और हमने कहा था कि हम Kc और Qc की वैल्यू को हम 3 तरीक़ों से जो है वो कंपेयर करेंगे। अगर Qc की वैल्यू जो है वो कम आए Kc से, तो आपने याद रख लेना है कि अभी रिएक्टेंट्स जो है कम्प्लीटली तौर पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाई। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा ताकि एक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाए। Qc की वैल्यू अगर ज़्यादा आए Kc से, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि Qc की वैल्यू ज़्यादा आने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ओबियसली रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स जानी चाहिए ताकि वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाए और एक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो स्टैब्लिश हो जाए। और अगर Qc की वैल्यू Kc के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि एक्विलिब्रियम स्टेट जो इस्टेब्लिश हो गई है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज़ बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जिससे हमें पता चल चुका था कि हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ Qc विद Kc। अब सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हमारे पास Kc की जो वैल्यू हो तो हम उससे सेकंड पॉइंट क्या मालूम कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब है कि किस हद तक जो है वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो चुका है, किस हद तक वो कंप्लीट हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं, हम इसमें क्या मालूम करते हैं, टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स जो हैं जो हमारे पास हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो है रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। हम रिएक्शन की कंप्लीशन को चेक कर सकते हैं कि आइदर जो है वो रिएक्टेंट्स ने कम्प्लीटली तौर पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दी है। अगर बना दी है तो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो बेसिकली एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हम ये मालूम करते हैं कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो है रिएक्शन प्रोसीड हो गया है। आइदर तमाम की तमाम रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाई है या नहीं। अगर नहीं बनाई तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम है और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, और अगर प्रोडक्ट बनाई है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम। इसका मतलब ये है कि हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हुए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी का भी अंदाज़ा लगाएंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना अभी टाइम रहता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में और एक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश जो है वो उस टाइम। तो बेसिकली Kc की इंपॉर्टेंस में हम यहाँ पे फाइंड आउट करें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो इसका मतलब ये है कि जिस रिएक्शन की हम एक्सटेंट मालूम करेंगे उसमें Kc जो है बेसिकली वो तभी आता है जब एक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया हो, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखना है कि एट एक्विलिब्रियम स्टेट जो है रिएक्टेंट्स जो हैं किस हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, ठीक है। और किस हद तक जो है रिएक्टेंट्स ने अभी रिएक्ट करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ रिएक्शन। तो हम किसी भी रिएक्शन को एक्सटेंट मालूम कर सकते हैं। इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। लार्ज अमाउंट ऑफ Kc, सेकंड है हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ Kc, and the third one is neither small nor large value of Kc। इसका मतलब ये है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हुए हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन के अंदर मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। उससे हम बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया है या रिवर्स रिएक्शन चल रहा है। तो बेसिकली अगर हम लार्ज वैल्यू ऑफ Kc को देखें, ठीक है, अब जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो
रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें। अगर हम किसी भी रिएक्शन में हम कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए। इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स 2 हैं और प्रोडक्ट 1 है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। इसके लिए जो हमारे पास Kc की वैल्यू आती है वो आती है 2.2 इंटू 10⁻22। प्लस में वैल्यू है लार्ज अमाउंट है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻22, ये हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। इससे हमें क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि किस हद तक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हुआ है, रिएक्टेंट्स ने कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई हैं या नहीं। अगर तो Kc की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि आपको ये शो हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने कम्प्लीटली तौर पर जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दी है। आपको पहले भी बताया गया था कि Kc की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो Kc की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो Kc की वैल्यू क्या है, स्मॉल होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी और नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी Kc की वैल्यू कम होगी। हमारे पास जो Kc का जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमें पता चला कि Kc की वैल्यू ज़्यादा आई है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैक्सिमम अमाउंट तक प्रोड्यूस हो चुकी है गैस। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स ने कम्प्लीटली तौर पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दी है। अब रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी हमारे पास ना होने के बराबर है और सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। इससे हमें क्या अंदाज़ा लगाया कि हमारा जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, दिस रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन, ठीक है। और ये सिर्फ जो है रिएक्टेंट्स ने कम्प्लीटली तौर पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दी है। अब सिर्फ प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, ना होने के बराबर है, तो हमारे पास इसका मतलब है ये रिएक्शन क्या है, वो कंप्लीट हो गया है। रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बना दी हैं, Kc की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आई है और रिएक्टेंट्स की क्वान्टिटी हमारे पास ना होने के बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास जो है सेकेंड पॉइंट है स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके बहुत कम अमाउंट बनाए प्रोडक्ट की, यानी कि एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया हुआ है, लेकिन उस एक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत कम आपस में रिएक्ट करके उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, यानी कि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, कम, ठीक है। इसको आप दो तरीक़ों से ले सकते हो, यानी कि रिएक्टेंट्स ने पहले आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाई, उसी प्रोडक्ट ने दोबारा रिवर्स जाके रिएक्टेंट्स बना दिए, ठीक है। तो इसीलिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होगी और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा, यानी ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, रिवर्स भी मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गई हैं और वही प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट है वो मैक्सिमम है और जो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट है वो हमारे पास बहुत कम है, स्मॉल अमाउंट है। तो इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा किसकी अमाउंट आती है, रिएक्टेंट्स की। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो इसका मतलब ये है कि वही रिएक्टेंट्स अभी दोबारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया की को डिकम्पोज करें तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस बनती है और 3 मोल्स बनते हैं हाइड्रोजन के। यहाँ पे 2 मोल्स थे। 2 moles of ammonia when decomposed it produces 1 mole of nitrogen gas and 3 moles of hydrogen gas। और इसके लिए जो हमारे पास Kc की वैल्यू आती है वो आती है 3.0 इंटू 10⁻⁹ माइनस में वैल्यू जितनी वैल्यू जाती है वो उतनी स्मॉल वैल्यू होती है। अगर स्मॉल Kc वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि अभी कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, यानी कि हमारे पास अमोनिया की क्वांटिटी ज़्यादा है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी कम है। इसका मतलब ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज़ टू कंप्लीशन, इनकम्प्लीट रिएक्शन होंगे। और इसमें इससे हमें एक और बात पता चली क्वांटिटी की भी, कि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम है और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम है। इसका मतलब ये है, इससे हमें पता चल गया कि किस एट एक्विलिब्रियम स्टेट ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा आ रही है और प्रोडक्ट की बहुत कम है, या हम कह सकते हैं ना होने के बराबर है, बहुत कम अमाउंट आ रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि किस हद तक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड
हुआ है, एट एक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी आए तो हमें पता चलता है कि एट एक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होने के बाद जो है आप रिएक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब है कि एट एक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्टेंट्स जो है कि क्वांटिटी ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम। क्योंकि हम जब केसी की बात करते हैं, एक्विलिब्रियम स्टेट की जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं स्पीड बराबर होना ज़रूरी है, रेट्स बराबर होना ज़रूरी हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन इनकी कंसनट्रेशन ज़रूरी नहीं कि वो बराबर हो। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन आपके पास कहीं पे रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी आपको कम मिलेगी, कहीं पे आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम मिलेगी। तो इससे बस आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन पे गया है, कंप्लीट हुआ है। तो केसी जब एक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बावजूद केसी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन चुकी है एट एक्विलिब्रियम स्टेट। स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू बने एट एक्विलिब्रियम स्टेट, उसका मतलब हमारे पास रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी अभी ज़्यादा है, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही वो इस्टेब्लिश हो चुका है एट एक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर हो गया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि ना तो केसी की वैल्यू लार्ज है और ना ही स्मॉल है, यानी कि मॉडरेट कंपेरेबल वैल्यू आ रही है। तो हम कहते हैं कि इसमें रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, कि जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन आ रहा है, तो ना तो केसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना कम आएगी। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसको जब हम डीकम्पोज करते हैं तो ये डीकम्पोज होकर बनाता है 2 मोल्स ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज़ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो केसी की वैल्यू आती है वो आती है 0.211, ज़ीरो में वैल्यू आ रही है, बहुत कम अमाउंट आ रही है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जितनी स्पीड से डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड NO2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो रहा है, उतनी ही स्पीड से NO2 जो है उसी स्पीड से N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि अगर हम कहें कि मेरे पास NO2 की वैल्यू जो है आ रही है 1 आ रही है और इसकी कंसनट्रेशन की वैल्यू आ रही है 1, तो कंपेरेबल वैल्यू क्या है, दोनों की सेम है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास केसी की वैल्यू आती है ना ही कम आती है ना ही ज़्यादा आती है, दोनों की अमाउंट जो है वो कंपेरेबल है, तो इनको हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि केसी की वैल्यू को जो है कैलकुलेट करते हुए आप किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को भी बता सकते हो, एंड सेकंड वन आप एक्सटेंट बता सकते हो कि किस हद तक एक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। एक्विलिब्रियम स्टेज इस्टेब्लिश हो गई लेकिन रिएक्शन वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, इससे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर बेसिकली ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है। अर्थ से आप ऊपर हाइट पे हाई एल्टीट्यूड पे मूव करते जाओ तो एटमॉस्फेयर का रीजन आता है। ठीक है, 0 से लेकर 120 किलोमीटर तक की जो रेंज है उसमें जो है एटमॉस्फेयर आता है, जो बेसिकली उसमें सारी की सारी गैसेस मौजूद होती हैं। हाइड्रोजन गैस है, उसमें ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और उसमें मौजूद जो गैसेस हैं उनको यूज़ करते हुए आप बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल में उन केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स को बना सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो आपने याद रखना है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं 99%, 100 में से 99% जो हैं हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम किन गैसेस का है, वो है हमारे पास 2 गैसेस हैं। उनमें हमारे पास आती हैं 2 गैसेस आती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में इन 2 गैसेस का जो है कंसंट्रेशन की है वो ज़्यादा है। 100 में से 99% यही मौजूद है। बाकी जो है आर्गन मौजूद होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0 पॉइंट की फॉर्म में 0.02 कंसंट्रेशन मौजूद है, यानी कि मेजर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है और 21% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है। इनको जब आप कंबाइन करते हो तो हमारे पास टोटल जो है वो 99% आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो मेजर वॉल्यूम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। अब इन एटमॉस्फेरिक गैसेस को यूटिलाइज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले है नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस को हम देखते हैं तो ये हमारे पास 78% है। इस नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हुए क्या बनाया जाता है, अमोनिया, यानी कि हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं
हाइड्रोजन के साथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो हमारे पास अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल लेवल में रिएक्शन होगा और इसी अमोनिया से हम फिर बनाते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है 4 मार्क्स का कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन मैन्युफैक्चरिंग। नाउ हम सेकंड जो गैस है हमारे पास ऑक्सीजन है, जो कि एटमॉस्फेयर में 21% है, इसका रोल पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि बेसिकली ऑक्सीजन जो है इसको हम यूज़ करते हैं या इसको सल्फ़र के साथ जो है इसका रिएक्शन करवाया जाता है एंड इट इज़ चेंज इनटू सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है उसको हम अगेन रिएक्शन करवाते हैं हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, दैन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू SO3। दिस इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड दैट इज़ चेंज इनटू सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। फिर इस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को यूज़ करते हुए जैसे इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है एंड देन वी प्रिपेयर H2SO4 दैट इज़ कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल। इसका मतलब ये है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं लैब के अंदर बाय यूजिंग ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये 2 गैसेज हैं हमारे पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिनका हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पढ़ा है। ठीक है।